मुसलमान एक्टिविस्ट हो, आलिम दीन हो, वकील हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बिल जो लाया गया है ये बदनीयती की नीयत से लाया गया है। हम ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड का अगर ये बिल न लाते तो शायद हम इतने लोग मुत्तहिद भी नहीं होते। अगर डेमोक्रेसी के लिए हमें वहाँ ज़बरदस्ती पास कराया गया तो क्या हम अपनी मस्जिदें छोड़ देंगे, अपने कब्रिस्तान छोड़ देंगे, अपनी दरगाहें छोड़ देंगे? अगर छोड़ देते हैं तो हमसे ज़्यादा तो मुर्दा कोई कौम भी नहीं है। अगर पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पास करने की कोशिश करी अपनी क़ुव्वत से, तब फिर हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई तजुर्बा नहीं है, चाहे जो इल्ज़ाम लगाइए। और इस हुकूमत की ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि ये कौम सिर्फ भीख और भीख मांगे, कि हम अपनी क़ुव्वत, अपनी शख्सियत की पहचान सारे हिंदुस्तान के लीडरों को करा दें, चाहे वो पावर में हो या ना हो। आज दिल्ली के ऐवान गालिब में एक कॉन्फ्रेंस रखी है IMCR ने। मोहम्मद अदीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फ बिल को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, पूरे देश से जो सरकर्दा शख्सियात हैं मुसलमानों की वो उसमें शामिल हुए और अपनी अपनी बात रखी गई। उसके बाद कुछ करारदाद पास की गई हैं। हम खुद अदीब साहब से बात करते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला है और आगे क्या रणनीति होगी। क्या कहना चाहेंगे अदीब साहब, क्या अगली रणनीति आपकी होगी इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहली बात तो आज ये बात वाज़ेह हो गई कि चाहे मुसलमान एक्टिविस्ट हो, आलिम दीन हो, वकील हो, पार्लियामेंटेरियन हो, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बिल जो लाया गया है ये बदनीयती की नीयत से लाया गया है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आइन के भी ख़िलाफ़ है और जो कदरें हमारी हैं उस सब के ख़िलाफ़ इसलिए है कि 2013 में जो 1995 का एक्ट था उसमें जो कमियां थी उसके लिए एक्सटेंसिव एक कमेटी बैठी थी जो मैं उसका मेंबर था। 6 महीने तक जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन सब से रब्ता किया गया था और सबकी राय लेकर एक बहुत ही मुकम्मल एक एक्ट की शक्ल आई थी 2013 में, जिसमें जो कमज़ोरियाँ थीं उसको दूर करने की कोशिश की गई थी। और ये था कि वक्फ की ज़मीन से हम जायदाद उसकी आमदनी बढ़ाएंगे, आमदनी बढ़ाकर वो जिस पर्पज़ के लिए वक्फ की गई है उसमें खर्च करेंगे। यानी तालीम के मैदान में स्कूल हमारे तरसते हैं पैसों से, उनकी मदद होगी, हेल्थ में मदद होगी वगैरह वगैरह। लेकिन 2000 चंद महीने के बाद बीजेपी की सरकार आ गई। हमारे अपने मुसलमान इस बात से ज़्यादातर वाकिफ़ ही नहीं है कि वक्फ की ज़मीन के में खुर्द-बुर्द करना या कब्ज़ा करने के मुजरिम वो मुसलमान खुद हैं। उसकी वजह यह है कि उनको मालूम ही नहीं है कि वक्फ की ज़मीन जो है अगर आप वक्फ कर देते हैं तो वो अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसके मैनेजर हो सकते हैं, उसके ट्रस्टी बन सकते हैं। लेकिन ये लूट मची और ये लूट इसलिए मची कि शुरू से ही हिंदुस्तान की कोई जमात रही हो, अगर उनकी पार्टी का कोई सरकर्दा लीडर हार गया इलेक्शन या टिकट नहीं मिला तो उनका साहब आप जाइए चेयरमैन बन जाइए। अब वो आया, उसको गाड़ी घोड़ा मिल गया, उसे मालूम ही नहीं है कि ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है। और वो लोग जो अल्लाह की ज़मीन पर खुर्द-बुर्द करते हैं उनका क्या अंजाम होगा उसका तसव्वुर भी उनके पास नहीं। अगर शुरू से ये कानून होता जो हमने 2014-13 के अमेंडमेंट में रखा था कि वही आदमी बनेगा जो इस्लामिक लॉ को जानता होगा। इनको ये एहसास हुआ कि अगर इनके पास कहीं दौलत आ गई और वक्फ की ज़मीनें इस्तेमाल होने लगी तो ये भीख मांगने वाले नहीं रहेंगे, भीख देने वाले बन जाएंगे। और इस हुकूमत की ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि ये कौम सिर्फ भीख और भीख मांगे। हम लोगों ने जो आज IMCR की तरफ से मीटिंग करी थी उसमें सबको बुलाया था,
इसलिए नहीं कि ये IMCR की मीटिंग है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था कि सब लोग सर जोड़ के बैठें और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो और ये बावर कर दिया जाए हाकिम वक्त को भी और वो लोग जो हाकिम वक्त के हिमायती हैं कि अब एनफ इज़ एनफ। अगर ये पार्लियामेंट्री, क्योंकि इसमें बहुत से मेंबरान वो भी थे जो कमेटी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के, और ख़ुशी है मुझे कि संजय सिंह और बहुत से हिंदू मेंबरान जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ शुरुआत है और हुकूमत के लिए सिग्नल है और कौम के लिए एक पैगाम है, कब तक सोओगे? कोई हद होगी बेहिसी की, कोई हद है तुम्हारी बेहस होने की, तो जागना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज एक लाइन हम लोगों को मिली है, क्योंकि बहुत ही अहम शख्सियात यानी पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यहाँ रहे, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के यहाँ बैठे रहे, पूरे दिन बैठे रहे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग रहे, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, बिहार से, उत्तराखंड से, यूपी से, हर जगह से लोग आए और सब ने इस बात का एतराफ़ किया और रेजोल्यूशन जो पास हुआ उसमें ये तय हो गया है कि ये लड़ाई हम इसको और बड़ा करेंगे। इसमें हम दलितों को, उनकी ज़मीनें भी लूटी जा रही और जो ट्राइबल्स हैं उनको तो पूरा ही लूट लिया है, और इसके अलावा सिख भाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन सब के साथ रब्ता करेंगे कि आज हमारी गर्दन कट रही है, कल तुम्हारी बारी है, और इन सब को कर उस वक्त तक जोड़ेंगे जब तक कि मोदी और शाह अकेले न रह जाए, उस वक्त तक हम करेंगे। इसलिए हमें इस बात का पूरा यकीन है कि बीजेपी के अंदर एक समझदार तबका जो हिंदू भाइयों का है वो जान रहा है कि ये अमेंडमेंट जो है ये लूटने के लिए आया है, उसकी ज़मीनों को। जेपीसी से कितनी उम्मीदें हैं? जिस तरह से उसमें रिप्रेजेंटेशन कुछ 8 के करीब मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, विपक्ष के काफ़ी लोग हैं जिनको कमेटी में रखा गया है, तो या फिर ये एक महज एक एक्सरसाइज है और जो तय कर चुकी है सरकार वो उसको पूरा करके रहेगी? देखिए, ये जो कमेटी है इसमें हम लोगों को भी, इंडियन मुस्लिम सिविल राइट्स को भी बुलाया है। 30 तारीख को 12 बजे हम लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ, वो काफ़ी लोगों को बुला भी रहे हैं। जो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन हैं उसमें कई मुस्लिम नौजवान भी हैं, वो मजबूत लोग हैं। यकीनी तौर पर अभी उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम से इतनी वाक़ियत नहीं है, लेकिन हम लोग उनको पूरी तैयारी करके उनको फीडबैक दे रहे हैं। जो पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हमें इस बात का यकीन दिलाना होगा जो उनके सहयोगी हैं कि अगर इस मसले पर भी आप हमारे साथ नहीं तो हम आपके साथ ज़िंदगी में साथ नहीं। आपने 370 पास कर दिया, हम चुप रहे। आपने NRC पास करा दिया, हम चुप रहे। आपने ट्रिपल तलाक के नाम से हमारे मुसलमान ख़वातीन और मर्दों को जेलों में डलवा दिया, हम चुप रहे। लेकिन अब अगर आपने कदम उठाया तो हम आपको बीजेपी और RSS से बदतरीन दुश्मन समझेंगे। ये पैगाम हम उनको देंगे और मुझे लगता है कि एक तबका जनता दल यू में इस फिक्र का हो गया है कि शायद वो गलती पर है। TTP वालों ने भी यही इंदिया दिया है और अभी ये तय हुआ है कि इसी हफ्ते हम लोग आंध्र प्रदेश जाएंगे। यानी पार्लियामेंट में बिल का विरोध करने की रणनीति अब बनाने की जरूरत जी। अब हम लोग वहाँ जाएंगे, आंध्र प्रदेश भी। जो छोटी छोटी पार्टियाँ, YSR ने ऐलान कर दिया है, और जो अकाली दल वाले हैं उनसे भी मिलेंगे। एक 2 पार्टी के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनसे भी मिलेंगे, और वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, तो वो किसी वजह से या तो चुप है। इसके अलावा एक बात जो नौजवानों में ख़ासतौर से, अभी आपने जिक्र किया कि कौम मुर्दा हो गई है, कौम मुर्दा हो गई है, ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही, लेकिन
वो लीडरशिप की तरफ निगाह करके बैठी हुई है कि आप सड़कों पर उतरिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन देखने में यह आता है बार बार जो मिली तंजीमें हैं उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया जाता है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, कि उसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया। इस मामले में भी ये बात कही जा रही है कि हम अपनी बात जो है पार्लियामेंट्री चेयरमैन जो हैं या कमेटी जो है उसके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, अपनी बात पूरी तरह से वहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर सरकार पहले से मंशा बना चुकी है तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। तो एक ही रास्ता बचता है कि सड़कों पर उतरा जाए NRC CA की तरह। देखिए, आपने जहाँ तक लीडर की बात की, लीडर हमेशा तहरीक से बनता होता है, ऊपर से कोई लीडर नहीं आता है। कोई जब तहरीक चलती है तो एक लीडरशिप क्रिएट होती है। इस मुल्क में सिर्फ एक कोशिश की, वो भी ख़वातीन ने, शाहीन बाग की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कोविड आ गया और लीडरशिप को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन मर्दों ने कोई तहरीक नहीं चलाई। अब वक्त आ गया है कि अगर कोई तहरीक चलती है तो यकीनी तौर पर लीडर वहीं से निकलेगा। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे बाप बहुत बड़े लीडर थे, मुझे लीडर मान लो, तो मैं पार्लियामेंट में असेंबली के मेद का तो लीडर हो सकता हूं, मैं आवाम का या अपनी कौम का लीडर नहीं बन सकता। अनफॉर्चुनेटली चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आज के जितने भी लीडर हैं वो वर्षे में आए हैं, उनको बाप दादाओं से मिली है। ज़मीन से आने वाला लीडर हमने अपनी जवानी में देखा था। जब हम जवान थे तो कितनी बार अपने लीडरों के लिए दरिया बिछाई हैं, रिक्शों पे लखनऊ में माइक लगा के उनके लिए तकरीरें करते थे कि अब नेता आने वाला है। जेलों के सफ़र किए हैं हमने। तो ये जो तबका था ये बंद हो गया है। जहाँ तक नौजवानों का मसला है, पहले लीडरशिप आती थी यूनिवर्सिटी के यूनियन से, आंदोलन से। अब यूनिवर्सिटी की सारी यूनियन इस हुकूमत ने बंद कर दी है, कहीं इलेक्शन नहीं होते। अब लीडर आता है या तो बिल्डर है या स्मगलर है या गैंगस्टर है, तो क्या लीडरशिप मिलेगी? जब वो सोते हैं, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो एक सोता है जहाँ से जहन बनते हैं, संवरते हैं, क़यादत उभरती है, वो भी सब बंद कर रखा है। तो ये पूरा सिस्टम ही फेल कर दिया है। पिछले 60-65 साल की जो मेहनत हमारे बुजुर्गों की थी, 10 साल में सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड का अगर ये बिल न लाते तो शायद हम इतने लोग मुत्तहिद भी नहीं होते। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है और दुआ भी है कि हम अपनी क़ुव्वत, अपनी शख्सियत की पहचान सारे हिंदुस्तान के लीडरों को करा दें, चाहे वो पावर में हो या ना हो। तो ये मौका हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या सड़कों पर भी उतरने की कोई योजना बनाई जाएगी आपके ज़रिए? जैसे यहाँ पर भी तमाम लीडर्स के ज़रिए ये बात सामने आई, खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने भी कही कि एहतजाज करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यही सलूशन है। अगर डेमोक्रेटिक के लिए हमें वहाँ ज़बरदस्ती पास कराया गया तो क्या हम अपनी मस्जिदें छोड़ देंगे, अपने कब्रिस्तान छोड़ देंगे, अपनी दरगाहें छोड़ देंगे? अगर छोड़ देते हैं तो हमसे ज़्यादा तो मुर्दा कोई कौम भी नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। वो मजबूर कर रहे हैं, सड़कों पे तो आना ही पड़ेगा। सलूशन फिर वहीं से निकलेगा। अगर JPC में ये रिजेक्ट होता है तो हम एहसानमंद उन सारे लोगों के होंगे, अलायंस के लोगों के भी, और जो अलायंस के नहीं है सपोर्ट किया है उनके भी मशकूर होंगे। अगर पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पास करने की कोशिश करी अपनी क़ुव्वत से, तब फिर हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा कोई तजुर्बा नहीं है। चाहे जो इल्ज़ाम लगाएंगे, क्या अभी क्या हमको छोड़ते हैं लोग? कुछ लोग कहते हैं अरे साहब गोली चलेगी, कुछ लोग कहते हैं साहब आपको आतंकवादी बता देंगे। कोई दिन ऐसा बता दीजिए जिस दिन किसी न किसी को पकड़ रहे हो और ISI का एजेंट बताते हैं। ये नहीं बताया कि ISI का ऑफिस है कहाँ, और ISI के नाम से कम 500 आदमी बंद है जेल में। भाई दफ्तर कहाँ है, कौन उनका ऑफिस बेरर है? ISI का मेंबर है।
तो वो तो कर ही रहे हैं। तो एहतजाज ना किया जाए उसके लिए आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ, शहजाद के घर पर बुलडोजर चल गया, चल गए, रोज चल रहे हैं, यानी कोई बचा है? कोई नहीं बचा है। ऐसी जगह बुलडोजर चल रहे हैं कि मकान बीवी के नाम है, इलाहाबाद में यही हुआ, बीवी के नाम मकान, और खाविंद से नाराज हो गए तो बीवी जी मकान के। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। और जो संजीदा हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू हैं, वो चुप ही साधे हुए हैं। अब उनसे कहना पड़ेगा कि हमको मार के अगर तुम्हारा मुल्क बच जाए और तरक्की कर ले तो हमारी गर्दनें ले लो, लेकिन तुम अपने मुल्क को रोज़ किश्तों में मार रहे हो, रोज़ डुबा रहे हो, सिर्फ इस बात पर कि मियाँ को हमने सबक सिखा दिया है। ये बहुत भारी पड़ेगा इस मुल्क पर।